हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए लीगल जीके फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपना जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लीगल जीके प्रोवाइड कराया करूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा भाई, पूरे के पूरे दुनिया आपको जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो आईएएस लेवल के होते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं तो अपने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पेपर्स की तैयारी कर रहा हूं, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, या लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। यार मेरे को तो अपना लीगल जीके की जरूरत है ना, ताकि मेरे एग्जाम्स में वही पेपर में आता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, अपने प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा। उसके अंदर आपसे अगर आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हो, एपीपी का दे रहे हो, या कोई भी लॉ ऑफिसर का पेपर दे रहे हो, वहां पे मेन पर्सपेक्टिव जो होता है लीगल जीके का होता है। तो अगर आप जुडिशरी का पेपर दो, या अपना एपीपी का या लॉ ऑफिसर का, हर जगह आपसे जीके लीगल वाली पूछी जाती है, आपसे आईएएस लेवल की नहीं पूछी जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको कंप्लीट कंप्लीट जो भी डिटेल्स दूंगा वो लीगल जीके की रहेगी, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता हो चुका लग चुका होगा, मैंने अपनी एप्लीकेशन भी अपनी बना चुका हूं। और मेरी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आईओएस वर्जन जो है, जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो जून में अवेलेबल होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो अगर आप लोग पुराने हो, मेरे चैनल के ऊपर जुड़े हुए, तो आप लोगों को मेरी हर एक अपडेट के बारे में पता होता होगा। लेकिन आप जो नया स्टूडेंट है उसको मैं बताना चाहूंगा, मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इसकी पीडीएफ रोज अपलोड कर दिया करूंगा। हम यूट्यूब पे समझेंगे एंड इसकी डाउनलोड हम अपनी पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन पे करा करेंगे, जिससे कि आपको अपना कभी अपना रिवाइज करना हो, आप अपनी ऐप ओपन अप करोगे, मेरी वाली ऐप, मतलब आप लोगों की ऐप है, तो आप एप्लीकेशन ओपन अप करोगे, उसके बाद आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे अपने पीडीएफ ये वाली देख सकोगे रिवाइज के तौर पे। डेली मैं केवल 5 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा, लाइट डोज लेते हुए धीरे धीरे हम अपना खाना खाते रहेंगे, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा और एग्जाम के अंदर अपना अच्छा कर पाएंगे, और इसकी रिवीजन भी करा करेंगे। तो इसके हिसाब से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीगल जीके का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो आपको मैंने क्रिएटिव बनाया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको ये क्रिएटिव कैसा पसंद आया। यहाँ पे मैंने जहां से हद मेरे को सारी चीजें जोड़नी थी, तो जहां तक हद हो पाया मैंने सारी चीजें ऐड ऑन करी। अपने सुप्रीम कोर्ट को भी, एंड बार काउंसिल, एंड अपना ये नेशनल एम्बलम, एंड ये सारे के सारे हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं, जजेस एंड सीजे साहब, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सारे के सारे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब मैंने यहाँ पे अपना एड ऑन करा। और ये एक जनरल पब्लिक के लिए मैंने ये फोटो लगाई है कि जनरल पब्लिक के अंदर जो भी मुद्दे आते हैं लीगल जीके परस्पेक्टिव से, ये हमारे दिमाग में रहने चाहिए। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखने वाला है लीगल जीके के मुताबिक, कि हमारे भारत के अंदर फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल कौन था। ये एग्जाम में आप कभी भी उठा के देख लेना, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, याद रखना। फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल हमारा कौन होता है? डी के डाइफाल्ट इनका नाम है, सी के डाइफाल्ट इनका नाम है। 1950 से 1960 तक ये पोस्ट पे रहे थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम याद रखना है, हु इज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी के डाइफाल्ट। अब ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, क्या ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और क्या ये लीगल पोस्ट होती है? जी हाँ, ये एक सेकंड लीगल पोस्ट होती है, हमारी सेकंड लीगल हाईएस्ट पोस्ट होती है, लीगल ऑफिसर होता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि भाई जो लीगल ऑफिसर होता है हाईएस्ट पोस्ट पे, सेकंड रैंक पे, उसका नाम क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या इसको संविधान प्रावधान देता है कि भाई हाँ चलो सेकंड लीगल ऑफिसर जो हाईएस्ट वाला होगा उसको अपॉइंट करो? नो, तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये हमारी स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इनकी जो जो बंदा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, तो उसके ऊपर रोल्स, उसको अपनी कंडीशंस, ड्यूटीज निभाने के लिए कोई कानून है, कोई रूल्स फ्रेम करे हुए हैं? जी हाँ, लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987, बात खत्म। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी के डाइफाल्ट 1950 से लेकर 1963 तक 13 सालों तक इन्होंने अपनी पद को संभाला था। और ये सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती, स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है। और इनके जो रूल्स एंड ड्यूटीज निभाए जाते हैं, वो रूल्स हमारे को बता रखे हैं, लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987, बात खत्म हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, हमारे भारत के अंदर सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी? एम फातिमा बीवी, याद रखना। अब यहाँ पे इनका नाम की कास्ट जो यही थी, तो एम फातिमा बीवी कब बनी थी? 1989 के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी होती है। तो सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी? एम फातिमा बीवी, 1989 के अंदर, बात खत्म हो जाती है। 2 क्वेश्चन हमारे को हाथों हाथ याद हो गया। अब बताना मेरे को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? सी के डाइफाल्ट, 1950 से लेके 1963 तक ये हमारा इन्होंने पद अपना संभाला था।
और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये होती नहीं है, स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, सेकंड लीगल ऑफिसर होते हैं और लॉ ऑफिसर्स। इनका 1987 वाले जो रूल्स होते हैं, कंडीशन ऑफ रूल्स 1987 वाले हमारे गवर्नड होते हैं। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सीपीसी में वीक हो ना, या लिमिटेशन एक्ट को साथ में पढ़ना होता है, मैंने आपको 1000 बार एक बात बता रखी है कि अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हो तो लिमिटेशन एक्ट साथ में आपको तड़का लगाना पड़ता है। तो अगर आप सीपीसी में वीक हो तो आप लोगों के लिए मैं अपना सीपीसी का बैच भी लेकर आया हूं। 50% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, अपना मेरा ऐप डाउनलोड करना है अपना गूगल प्ले स्टोर पे। iOS के लिए भी अवेलेबल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए 1 हफ्ता और लग जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, सीपीसी की लाइव क्लासेस होंगी और आपको नोट्स जो है इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे, और जो क्लासेस होंगी वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज भतेरे एग्जाम्पल के साथ में, एक एक छोटे से छोटा बारीकी से बारीकी तक हम पूरे का पूरा अपने आपको प्रिपेयर करेंगे सिविल लॉ के लिए, सीपीसी के लिए, कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, प्री का आ जाए, मेंस का आ जाए, सारे क्वेश्चंस करने के लिए हम कॉम्पिटेंट हो। अब कोई अमेंडमेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने एलिजिबल मैं आपको बना दूंगा गारंटी के साथ कि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस फील आएगा कि यार सीपीसी तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो 5 जून से मेरी क्लासेस चालू हो जाएंगी 3 बजे, तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही आप अपना मेरा ऐप ओपन अप करोगे तो आपको ऑप्शन शो होगा कि भैया आपको बैच लेना है या नहीं लेना, तो वहां पे आप इस पे क्लिक कर दोगे 50% ऑफ के लिए। तो 8000 रुपए का आपको जो है 4000, ये जो 105 रुपए ना, ये हैंडलिंग चार्ज होते हैं हमारे इंटरनेट के, ठीक है। तो 4000 समथिंग में आपको अपना ये प्राइस पे करने के बाद आपको सीपीसी का कोर्स अपना मिल जाएगा। और याद रखिएगा 1 साल तक की वैलिडिटी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि 1 सालों तक, हालांकि 2-2.5 महीने में हमारी सीपीसी पूरी हो जाएगी, लेकिन बच्चे को क्या होता है कि यार मेरे को रिवाइज करना है, मैं भूल रहा हूं, या नोट्स मेरे को दोबारा देखने हैं, दोबारा पढ़ने हैं, दोबारा सर ने ये कॉन्सेप्ट में कौन सा एग्जांपल दिया था। तो आप जितनी मर्जी बार अपनी ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद अपना ऐप ओपन अप करो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है अगर आपके पास, तो पहले से क्लास को डाउनलोड कर लो और उसके बाद अपना लाइव दोबारा अपना देख सकते हो जितनी मर्जी बार, कोई लिमिट नहीं है। तो 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी आपके पास, जिस दिन से आप अपना सब्सक्रिप्शन मतलब कोर्स परचेज करोगे, बात खत्म हो जाती है। और ये जो 50% ऑफ वाला है ना, ये लिमिटेड ऑफर है, याद रखना। अगर आप 5 जून के बाद, मतलब हालांकि थोड़ा सा और टाइम पीरियड के लिए मैं 50% डिस्काउंट का ऑफर जो है अवेल आपको करा दूंगा, 10 जून तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, याद रखना। लेकिन 5 जून से क्लासेस चालू हो जाएंगी, इस 11 जून से आपको 30% ऑफ मिलेगा, याद रखना, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा, याद रखना। तो आपके ऊपर है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर ये बहुत कॉस्टली है या ये है, आप लोग मेरी बात पे भरोसा रखना। मार्केट में आप जाके देखो एक बारी, मार्केट में यही चीज आप जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको बहुत महंगी मिलेगी, बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। और आपको क्या मजबूरी फेस करने को मिलती है कि भाई आपको पूरे 1-1, 2-2, 3-3 साल के बैच लेने पड़ते हैं और सारे सब्जेक्ट उन्हीं टीचर से पढ़ने पड़ते हैं। अब आपको पसंद आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ना उनसे, तो भी पढ़ो क्योंकि पैसे दे दिए ना। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। अब इसी वजह से बच्चा क्या होता है भाई, फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा टीचर नहीं मिला हुआ। इसीलिए मैंने एक एक सब्जेक्ट का आपके लिए एक पर्सपेक्टिव बनाया है, ताकि मान लेते हैं कि आपको सीपीसी मुझसे पढ़ के मजा आया, आपको लगा होगा कि यार हाँ अब मेरे को इस टीचर पे कॉन्फिडेंस आ गया है, ये मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। तो ऐसे ही आपको लगता है कि हाँ मेरे को सीपीसी सर से समझ में आया है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी जाइएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर यहाँ पे बर्डन नहीं है, और 2-4 हजार रुपए आपको पे करने से आपको कोई पैसों का लोड भी नहीं आएगा एज अ फीस स्ट्रक्चर के तौर पे। और इसमें आपका बहुत ही बड़ा एक मेजर एक्ट, जो बहुत बड़ी टेंशन आपकी होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, याद रखिएगा। तो इसी वजह से आप ये मत सोचेगा कि सर ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसके पीछे का मेरे पास बहुत ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। सिर्फ इस वजह से मैंने ये प्राइस रखा है, बहुत सोच समझ के। तो फिर भी आपको लगता है कि अगर मेरे पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको मैं बहुत बढ़िया चीजें प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले टाइम के अंदर, जो पूरे इंडिया के अंदर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता है। आप थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करके जरूर चलिएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको आता ही आता है। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कौन से आर्टिकल में है और क्या पोस्ट आती है इसके अंदर। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात हमारे को आंसर देना है कि पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और सबसे लंबे समय तक कौन है? एमसी स्टेलवार्ड। एमसी स्टेलवार्ड जो है हमारे फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं भारत के अंदर। बात खत्म हो जाती है, एमसी स्टेलवार्ड। अब ये जो है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर की पोस्ट आती है। आपसे पूछेगा ना भैया हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात खत्म हो जाती है, क्लियर है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो संवैधानिक पोस्ट है वो हमारे को कहां मेंशन करी हुई है? हमारे को मेंशन करी हुई है आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? आप करते हो, मैं करता हूं? नहीं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं हमारे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है
वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अब एक बात बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी या स्टैट्यूटरी पोस्ट होगी? सिंपल सी बात है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी। ठीक है जी, इतनी सी बात हो गई। अब अगर मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन अपनानी पड़ेगी? सबसे पहली बात, मेरे को इतना अपने आप को कैपेबल बनना पड़ेगा कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट तक का जज बन सकूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज मैं कैसे बन पाऊंगा? इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होती होगी, कोई ना कोई आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बनने के लिए। क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज नंबर 3 आप पढ़ोगे तो यहां पे देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क्वालिफिकेशन क्या होती है। हम अगर पढ़ लेते हैं, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाँ जी मैं हूं। हाई कोर्ट का जज 5 सालों तक का आपका होना चाहिए, ये तो मैं नहीं हूं, तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज अभी नहीं बन सकता, तो मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं बन सकता। ठीक है, और साथ में अगर मैं वकील हूं, उसमें 10 साल का मेरे पे प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट के अंदर, याद रखना, तो मैं अपना सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता हूं, तो यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकता हूं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोलिए हाँ, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 10 साल का एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है हाई कोर्ट के अंदर, तो आप याद रखने का आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हो। और साथ में और वर्ड यूज करा है कि मान लेते हैं अगर आपके पास हाई कोर्ट का जज 5 साल का नहीं है एक्सपीरियंस, या एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट की नजर में आप क्या हो? एक एमिनेंट जुरिस्ट हो। एमिनेंट जुरिस्ट मतलब लॉ का ज्ञाता, लॉ का बहुत बड़ा ज्ञाता, लॉ की बहुत अच्छी जानकारी रखने वाला इंसान, तो उसको बोला जाता है एमिनेंट जुरिस्ट। अगर प्रेसिडेंट की नजर में है कि ये एक्स नाम का व्यक्ति जो है बहुत बढ़िया है, लॉ का ज्ञाता, बहुत अच्छी जानकारी है, इसे जो है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दो, या इसे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। ऐसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 के अंदर मेंशन करा हुआ है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 ऑफ आर्टिकल के अंदर मेंशन करा हुआ है। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विस सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे? हमारे एमसी स्टालवार्ट। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन जो अभी अपॉइंट हुई है हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंजुला दास जो है 2021 के अंदर अभी जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर अपॉइंट हुई हैं, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का कोई आर्टिकल भी है संविधान के अंदर? हाँ जी, ये हमारा 323A के अंदर मेंशन करा हुआ है। अब ये कैट काम क्या करती है? हमारा कैट के बहुत बड़े अलग अलग फुल फॉर्म, कंपनी लॉ वाला भी होता है ना, एनसीएलटी वाला भी, ठीक है, और एक कैट का आपका एग्जाम भी होता है, तो ये वो मत समझना तुम, ठीक है। कैट का मतलब है हमारे लीगल जीके के पर्सपेक्टिव में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये इनका कामकाज क्या होता है, इसका पहले आर्टिकल नंबर याद कर लो, 323A, बड़ा वाला ए, कैपिटल ए, ठीक है। छोटा वाला ए होता है हमारा क्लॉज वाला ए, ठीक है, इसलिए कैपिटल ए होता है, एक अमेंडमेंट वाला ए, ठीक है जी। चलिए, 2021 के अंदर एक महिला हमारी चेयरमैन बनी है कैट की। तो इसके अंदर क्या काम होता है? कैट का काम होता है कि भाई अगर कोई भी रिक्रूटमेंट के अंदर गड़बड़ी आई है, या रिक्रूटमेंट करवानी है, कोई सर्विसेज में गड़बड़ी आई है, या सर्विसेज करानी है, किनकी? सारे के सारे हमारे सरकारी अफसरों की। सरकारी अफसर कौन से भाई? वो सरकारी अफसर सेंट्रल वाले या स्टेट वाले, या तो सेंट्रल राज्य सरकार वाले हो या केंद्र सरकार वाले हो। अगर उनका कोई भी मुद्दा आता है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जाता है सुलझाने के लिए, बात खत्म हो जाती है। उनका कोई भी ट्रायल कंडक्ट कराना हो, उनका कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व कराना हो, जब भी आपने सुना होगा ना मेरे मुंह से, मैंने भी क्या बोला कि रिक्रूटमेंट में कोई गड़बड़ी आई हो या करवानी हो, गड़बड़ी का मतलब ट्रायल चलाओ, उसके ऊपर डिस्प्यूट राइज हुआ है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 323A। लास्ट क्वेश्चन हमारे, करंट सीजीआई साहब कौन है हमारे? बताइए। ऑब्वियसली 50th, ये देखो सबको याद होता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब है हमारे करंट सीजीआई, लेकिन किसी को ये याद नहीं होता कि भाई इनकी 50th, ये 50वें हमारे सीजीआई साहब बने हैं। कब से कब तक? 17 अक्टूबर 2022 से लेके 10 नवंबर 2024 तक ये हमारे सीजीआई साहब बने रहेंगे। ऑनरेबल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे बने रहेंगे। और 49th कौन थे ये भी याद रखना होता है आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम में धप्पा कर देते हैं एकदम कि चलो 50th तो हर कोई बच्चा पढ़ के आया होगा, बच्चे से 49th पूछ लो, बच्चे से 48th पूछ लो, उसको वो नहीं पता होगा। तो 49th कौन थे? यूयू ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित। 48th कौन थे? एनवी रमना जी, ठीक है जी। बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स दिए इन्होंने अपने आप में, तो आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा 2 सेकंड के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सोलिसिटर, आंखें बंद कर लो सब लोग अपनी। फर्स्ट सोलिसिटर जनरल कौन थे? सी के डाइफार्ट। कब थे? 1950 से 1963 तक। ये कौन होता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? सेकंड लीगल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। क्या इसमें संविधान में कोई अधिकार है? नो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नो। ये हमारी स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ठीक है जी। और इनके जो रूल्स है, ड्यूटीज है, रूल्स क्या कहां से गवर्न होती है? हमारे लॉयर्स, ये लॉ ऑफिसर के कंडीशंस एंड रूल्स 1987 वाले। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है कौन बनी थी? महिला, एम फातिमा बीवी, ठीक है, 1989 के अंदर।
फिर फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन थे, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, ये थे हमारे एमसी स्टेलवार्ड। इसके अंदर ये जो है हाईएस्ट पोस्ट होती है, आर्टिकल नंबर 76 में होती है। बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी बनने की है आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 पढ़ लो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट बता रखा है। सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज 5 साल, एडवोकेट हाई कोर्ट के 10 साल, या एमिनेंट जूरिस्ट प्रेसिडेंट की नजर में, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और हमारा फोर्थ लास्ट क्वेश्चन कौन था कि फर्स्ट वुमेन कौन बनी है हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की चेयरमैन, मंजुला दास, कब बनी है, 2021 के अंदर बनी है। आर्टिकल नंबर 323 ए का इसके अंदर प्रोविजन आ जाता है। एंड इसके अंदर कैट का काम क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या अगर कोई ट्रायल अराइज होता है, ट्रायल, तो उनका जो है रिक्रूटमेंट, उनका जो है सर्विस, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आइदर गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी होते हैं, स्टेट वाले सेंट्रल वाले, को सुलझाना, बात खत्म। करंट सीजीआई कौन है, हमारे 50th ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़ साहब, एंड 17 अक्टूबर 2022 से लेके 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे। 49th हमारे यू ललित साहब थे, एंड 48 हमारे एनवी रमना साहब थे। अब आप लोग मेरे को बताइएगा, आपको आज की क्लास मेरे को समझने के बाद कैसी लगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, याद रखिएगा। और अगर आपका कोई भी रिव्यू रहेगा कि सर अगली क्लास से आप थोड़ा सा ये चेंज करना, अगली क्लास से ये चेंज करना, तो प्लीज अपना रिव्यू जरूर बताइएगा, याद रखना। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से यही आप लोगों के लिए विश करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, और आपको डेली बेसिस पे बहुत बढ़िया चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ में जुड़े रहना है, ट्रस्ट रखना है। और जो लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को ये बैच सर का लेना है, सर मेरे को अच्छे से पढ़ाई कराएंगे, आप लोग ट्रस्ट रखिएगा। मैं 100% कह रहा हूं, कभी भी किसी भी बच्चे को मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। टीचर्स का क्या होता है कि भाई बच्चा आ रहा है, बैच ले रहा है, अपना पढ़ रहा है, पेपर निकले ना निकले उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं खुद के ऊपर ले रहा हूं, याद रखना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप लोग मेरे से जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।